नमस्कार और वेलकम बैक। सारे देश में एक मायूसी थी कि यार ये क्या हो गया, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ये कॉकरोचों के सामने सरेंडर कैसे कर सकते हैं मोदी जी। हमने पहले भी बोला था, कल भी अवनीश जी ने कुछ चीजें समझाने की कोशिश की थी, इनको बिलों में से निकाला जाएगा। मुझे लगता है अवनीश जी की बात कुछ ज्यादा ही मोदी जी ने सीरियसली ले लिया, क्योंकि कुछ काम करना शुरू कर दिया है। अब आज बात करते हैं कि क्या शुरू हुआ है। मैंने कल भी बोला था, आज दोबारा बोल रहा हूं, अवनीश जी ने भी कल बोला था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, थोड़ा एंजॉय करना सीख लो सलातरियो। अब आज क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे अपने प्रिय अवनीश जी से। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और उसके बाद ये स्वागत करेंगे कॉकरोचों का। अवनीश जी, जय सिया राम। सुमित जी, जय जय श्री राम। सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, क्या हो गया? कल अब जो हमारे सनातनी थे बड़े परेशान थे। अब आज बताइए कि कल एक दिन में मोदी जी ने आपकी बात सुनने के बाद क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर दी हैं। बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, मैं इस लायक नहीं हूं। गिलहरी प्रयास है, जैसे आपका है, हमारे सभी राष्ट्रवादी दर्शकों का है, सनातनियों का है, बस वैसे ही गिलहरी प्रयास है। मोदी जी कहाँ कहाँ हम। मैं चाहूंगा कि एक वीडियो मैंने आपको प्रस्तुत किया है जिसमें सौरभ दास, जो कथित कॉकरोच आंदोलन का स्पोक्समैन निकल के आया, जिसने नड्डा साहब से और जितेंद्र सिंह साहब से मुलाकात की, और उनकी मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस को ब्रीफिंग की, पहले सौरभ दास ने की, उस लड़के ने कॉकरोच की तरफ से, और उसके बाद नड्डा साहब ने उसको इंडोर्स किया। जिसमें सबसे पहले ये था कि साहब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो इस्तीफा तो हो चुका था, अब उसमें पहली मांग जो है पूरी हो चुकी थी। दूसरी मांग ये थी कि साहब जितने भी एफआईआर दर्ज हैं उन एफआईआर को हटाया जाए, यानी वापस लिया जाए और कार्रवाई न की जाए। बस यहीं से सनातनियों की, राष्ट्रवादियों की चिंता शुरू हुई थी कि भाई ये क्या हो गया, कोई भी भीड़ आएगी, आके इस तरह से हुड़दंग करेगी, पुलिस वालों को मारेगी, कारों को नुकसान पहुंचाएगी, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगी, किसी की हत्या कर देगी, और केवल 1000 लोग उसके साथ थे इसलिए एफआईआर वापस हो जाएगी। क्या इस देश में ऐसा संभव कर दिया जाना चाहिए? और मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी, हम सभी राष्ट्रवादियों की जो सबसे बड़ी चिंता थी, यही एकमात्र चिंता थी। और इसीलिए हमें लगता था कि हमारे प्रधानमंत्री झुक गए, हमारी सरकार झुक गई, और ये तो बड़ा गलत हुआ। यही तो चिंता थी। मैं चाहूंगा कि वो मैंने उस पूरी प्रेस ब्रीफिंग से जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो निकाला है, उस क्लिपिंग को आप दर्शकों से सुनवाते हैं। उसी में सारा राज है और वहीं से सारी चिंताएं हमारी समाप्त होगी। जी, जरा उसको आप दिखाते हैं सर। इन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट पे, और इस देश में कोई स्पेस नहीं है। ये हम लोग क्लियर कर देना चाहिए। हो गया सर? सर हो गया। ये दो लड़के फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक बगल में नड्डा साहब बैठे हैं और उसके बाद जितेंद्र सिंह साहब बैठे हैं। इन्होंने कहा नहीं, इनसे कहलवाया गया। मोदी सरेंडर हुए नहीं, उन्होंने सरेंडर कराया है। कैसे कराया है, अगले 15 मिनट में हमारी और आपकी बातचीत में हमारी सभी दर्शकों को ये क्लियर हो जाएगा। भाषा क्या थी? सीधे डिसोन किया कि जिन्होंने भी वहां पर हंगामा किया है, जिनकी तस्वीरें, जिनके एड्रेस दिल्ली पुलिस के पास हैं, वो इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। हटा, कनेक्शन कट गया। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो, नो इश्यू, खटा। अब ये कहा नहीं, अभी लोग कहेंगे कि ये तो कहा नहीं इसने कि कोई कार्रवाई हो। भाई साहब, हम एक आंदोलन करें और उसमें हुड़दंग हो जाए, हम कहें कि ये सुमित जी जो हुड़दंग कर रहे थे, जिनका चेहरा इतना बड़ा बड़ा छप गया है पुलिस के पास, मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है। अब जैसे ही मैंने ये कहा कि मैं तो जानता ही नहीं, तो सुमित जी क्या हुए, एक सामान्य आरोपी हो गए तोड़फोड़ करने का, हंगामा करने का। उसके लिए हमारे भारतीय न्याय जो हमारी संहिता है बीएनएस, उसमें उचित धाराएं हैं
कि ऐसा व्यक्ति जो कारें तोड़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो जानलेवा हमला कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो ट्रैफिक की लाइट तोड़ रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो सीसीटीवी तोड़ रहा हो, उसकी सजा बीएनएस की धाराएं, सुमित जी अंदर, अवनी शर्मा का उससे क्या मतलब? ये वो चीजें होती हैं जो अनकही होती हैं, टेक्निकली कहलवा दी जाती है। पहला, इसका अर्थ ये है कि अब वहां पर हंगामा कर रहे जितने भी नर और मादाएं, जिनकी तस्वीरें मेटा चश्मे में हैं, जिनकी तस्वीरें और एड्रेस पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में है, उन पर बीएनएस और उस तरह की कार्रवाइयों के लिए पुलिस, दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है। दैट्स इट, पहला केस। तो अब जितने भी हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे थे वह एक सामान्य उपद्रवी हैं, दंगाई हैं, और उन पर एंटी सोशल एलिमेंट, जो कि सौरभ दास ने कहा, तो एंटी सोशल एलिमेंट को पुलिस हार तो पहनाती नहीं है। जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा, अगर उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी रिकवरी, पुलिस का वो काम शुरू हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली में चूंकि नंबर्स ज्यादा हैं, पूरे देश से आए थे पुलिस के पास, हमारी भारतीय पुलिस के पास अब वो सिस्टम है कि चाहे वो तिरुवनंतपुरम से आया हो, चाहे बिहार के दरभंगा से आया हो, दिल्ली में अगर किया है, उसका चेहरा लिया और उससे उसका पता लग गया, उसके अब्बा हुजूर तक का नाम पता लग गया, खसरा खतौनी पता लग गया। क्योंकि वहां नंबर्स ज्यादा हैं, इसलिए अब आप सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस देख रहे होंगे उन हुड़दंगियों के कि पहले तो हमसे माफी मांग लो भैया, हमसे गलती हो गई, हमारे मुंह से निकल गई। एक तो ये अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा दिखाई दे रहा है कि यार प्लीज पुलिस हमारे यहाँ आ गई है, वो देखो नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस हाँ का फोन आया था, पुलिस का ऐसा है, अगर कोई मेरा एड्रेस जानता हो तो भैया प्लीज बताना मत। इस दो तरह के आपको एक सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस जांच पड़ताल उस चेहरे को पहचानने के बाद उन एड्रेसेस पे नॉक 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 दिल्ली पुलिस ये कर रही है। आज से कल में आपको गिरफ्तारियां और टांगे जाना शुरुआत दिखाई देना चालू। कैसे चालू होगी? पटना में पुलिस ने यह काम शुरू कर दिया है, क्योंकि पटना में जो काम हुआ था वो भी वीडियो है, आप चाहें तो वो टांगते हुए वीडियो हमारे दर्शकों को दिखा दें। ये देखें, मैं इसके ऑडियो को मैंने म्यूट कर दिया है, और ये पटना में घर में घुस के दो काकरोचों को, जिन्होंने पटना बिहार की राजधानी में दंगा फसाद किया था, उनको पुलिस बाकायदे टांग रही है, उठा रही है और उठा के ले जा रही है। दिल्ली में मैंने पहले ही कहा संख्या ज्यादा है, इसलिए अभी जांच पड़ताल शुरू हो गई है, ट्रैकिंग शुरू हो गई है, और इस तरह के सुंदर दृश्य जो आप पटना पुलिस के द्वारा दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस के द्वारा भी दिखाई देगा। अन्य राज्यों में जो बिहार से गए थे, जो यूपी से गए थे, जो आपने देखा होगा ना, केम फ्रॉम पुणे, अगर केम फ्रॉम पुणे का दंगाई अगर है तो वो उठा के टांगा जाएगा, पहली चीज। तो ये हुआ कि जितने भी दंगाई थे उनको पहले सीजेपी से अलग किया ऑफिशियली, और अलग करने के बाद उनको दंगाई की श्रेणी में रखा, और रखने के बाद अब यह काम पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दर्शक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी टीम ने उसको सेकंड्स में काटा है ताकि वो हम आपको दिखाएं। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देख लीजिए। सौरभ दास ये कहता है कि जहां तक हमारे एफआईआर की बात है, जो 12 एफआईआर सीजेपी की कथित कोर कमेटी या टीम के ऊपर हुए हैं, उनको जहां तक वापस लेने की बात है, ये हमारी दूसरी मांग है। लेकिन चूंकि वो एफआईआर लॉन्च हो चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं, तो उनका फैसला अब कोर्ट में होगा। ये किसकी भाषा है? ये आंदोलनकारी की भाषा नहीं है, काकरोच की भाषा नहीं। ये स्क्रिप्ट नड्डा की है, सरकार की है। कारण क्या? काकरोच तो ये कहेगा ना कि वो जो 12 एफआईआर दर्ज हैं, चाहे वो दीप्ति के खिलाफ हो, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे इसके खिलाफ हो, चाहे सोनम के खिलाफ हो, जिनके खिलाफ भी 12 दर्ज हुई हो, उनको तत्काल सरकार वापस ले। लेकिन वो क्या कहता है? उसका फैसला कोर्ट में होगा, हम इसके लिए सहमत हैं। यानी सरकार दर्ज एफआईआर वापस नहीं ले रही, यह साफ है, और सौरभ दास खुद कहता है वो एक्सेप्ट कर रहा है। सरकार ने यह कहा कि वापस नहीं लेंगे। इसके बैक स्टोरी क्या हुई है, ये सब कुछ इतना सुंदर तरीके से कैसे हुआ है, अंत में मैं ये भी बताऊंगा। अब क्या हो, कोर्ट में एफआईआर जाएंगी, तो अब यह न्यायाधीश जी के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो एफआईआर क्वैश कर दें या दिल्ली पुलिस को कहें कि दिल्ली पुलिस तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
एफआईआर पर काम करो जो आरोप तुमने लगाए हैं। तो ये रिजेक्शन न्यायालय के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से न एक भी दंगाई पर कार्रवाई करने से रोकने का व्यवस्था कर ली सरकार ने। दूसरी तरफ जो कोर कमेटी है जिसके ऊपर 12 जिनके एफआईआर ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं, उन पर भी अब क्रिमिनल कोर्ट में ये मामला चलेगा। ये दो चीज हो गई। अब आते हैं कि साहब रिकॉग्निशन तो हो गया, बाकी चीजें हो गया। राष्ट्रवादियों का तुरंत है क्योंकि हमारा अनुभव भी है, बड़ा तीखा अनुभव है कोर्ट से, चाहे वो सनातनी मामले रहे हों, हिंदुओं के मामले रहे हों। हमने देखा है आतंकवादियों को फेवर कर दिया जाता है, तमाम लोगों को फेवर कर दिया जाता है। लेकिन साहब इसी देश में शरजील इमाम सालों से जेल में है, खालिद सालों से जेल में है। यानी कि इस देश की न्यायपालिका भी सरकार के वकीलों की तैयारी के बाद इस बात से कन्विंस है कि इनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में अब आपको इसी केस का एक उदाहरण बताता हूं। जब ये तोड़फोड़ हुआ, सारा कुछ हुआ, तो एक एनजीओ, क्योंकि साहब देखिए सरकार ही सब काम नहीं करती, बहुत सारे ऐसे शक्तिमान होते हैं, हम लोग अननोन गनमैन के बारे में बात करते हैं। तो एक एनजीओ ने केस फाइल किया और कहा कि ये जितनी तोड़फोड़ हुई है कम से कम इसका हर्जाना तो उन दंगाइयों से वसूलिए साहब। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट ने वो याचिका एक्सेप्ट की, कही कि बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस को पार्टी बना दिया। यानी ये पहली झलक है कि कोर्ट्स का इस पूरे हंगामे, इस पूरे एपिसोड पर क्या रुख है, यानी पॉजिटिव रुख है। तो आने वाले 12 एफआईआर पर भी उसी दिल्ली कोर्ट में क्या होगा, इसकी एक हमको हल्की सी हवा दिखाई दे जाती है। अब साहब ये सब हुआ कैसे? सवाल ये होता है कि ये सब हुआ कैसे। आप मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। अगर सरकार की कोई तैयारी नहीं थी तो मेटा चश्मा किसने लाके दिया? फेशियल रिकॉग्निशन की व्यवस्था पहले से कैसे थी? आज की स्थिति में एक एक दंगाई पुलिस की गिरफ्त में है, उसके चेहरे, उसके पते के साथ। ये तो पुलिस की तैयारी थी। हम बिहार के बारे में तमाम, मतलब दर्शक आप सोचा रहे हैं बिहार पुलिस, अरे बिहार पुलिस फर्स्ट आ गई भाई साहब, फेशियल रिकॉग्निशन से उठा के टांग लिया और लगातार टांग रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरी स्लाइड, मैं चाहूंगा वो स्लाइड आप एक दिखा दें, जिसमें दिल्ली पुलिस और उसका वो दिखाई दे रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कितनी गंभीरता की तरफ अब ये मामला बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर की भीड़ ने पुलिस के जवानों पर अटेम्प्ट टू मर्डर किया। ये अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा बीएनएस में वो ऐड कर दिया है उस एफआईआर में। यानी जितने भी पुलिस, वो महिला पुलिसकर्मी जिसके पेट का बच्चा, ये हमारे देश का जंजी है जिसने एक आने वाले मासूम की जान ले ली पेट के अंदर, गर्भ में, वो हत्या का मुकदमा कन्वर्ट होगा, वो अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होगा। एक शिशु की गर्भ में हत्या। जो लोग भी लीगल प्रोसीडिंग्स को जानते हैं सुमित जी, उनको इस गंभीरता के बारे में पता होना चाहिए। हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 कहते, पुराने वाले में कहा जाता था, उसकी वो थी ना 307 थी, 302। तो जानने वाले ये जानते हैं, लोग कहते थे कि भैया देखो 302 तो फिर भी ठीक है, क्योंकि जिस पर हुआ वो नहीं है, वो चला गया। 302 से ज्यादा खतरनाक 307 हुआ करती थी बीएनएस में। अब वो किस नंबर से है मुझे नहीं याद है। कारण क्यों? क्योंकि जिसकी हत्या का प्रयास किया गया वो सामने खड़ा है कोर्ट में और कह रहा है कि हाँ, इस आदमी ने हमको मारने की, जान से मारने की कोशिश की, इसलिए 307 हुआ करता है साहब, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ करता है। तो ये वो तैयारी है जिसके बदौलत आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप थोड़ा सा धीरज रखें, पुलिस की कार्रवाई में समय लगता है, नंबर्स ज्यादा हैं दिल्ली पुलिस, इसलिए आपको पटना पुलिस की कार्रवाई दिखाई दे रही है, असम पुलिस की कार्रवाई आपको दिखाई दे रही है। और मैं एक तस्वीर अंतिम आपसे कहूंगा कि दर्शकों को जरूर दिखा दीजिए, मैंने ट्वीट किया था उसको, वो मेरा ट्वीट का स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेजा है साहब। अब बंगाल में कैसे बदलाव है। बंगाल में ये हजरत जो दिखाई दे रहे हैं अपने सिगरेट से प्रधानमंत्री का एक पोस्टर जलाते हुए, इसका नाम है सौमिक चटर्जी।
ये एक लेफ्टिस्ट है। इसने फ्राइडे को, जरा दिन याद रखें, फ्राइडे को ये अपनी सिगरेट से प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाता है, और बगल वाली तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो सैटरडे की है, यानी नेक्स्ट डे की है, जब इसको बंगाल पुलिस ने उठा के टांग लिया। तो साहब, दिल्ली पुलिस की तैयारी आपने सुन ली, बिहार पुलिस का कांड आपने टांगने का देख लिया, बंगाल में पोस्टर जलाने का, और अभी तो मेटा के खजाने से निकलने वाला है, अभी तो फेशियल रिकॉग्निशन से सारी चीजें निकलने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी यह भी कह दिया है कि एक एक पाई एक एक पैसा वसूला जाएगा। वो जो मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सवारी और सीसीटीवी कैमरा तुम्हारा बाप भरेगा उसका पैसा, वो जो तोड़ती हुई ट्रैफिक लाइट तुम्हारे अब्बा भरेंगे उसका पैसा, वो जो कारें तोड़ी हैं तुमने तुम्हारा खानदान भरेगा उसका पैसा, मकान बिकेगा, कुर्की होगी, इसकी व्यवस्था हो चुकी है। और ये सब संभव कैसे हुआ? देखे साहब, सरकार दूसरे, प्रशासन दूसरे तरीके से काम करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनसाइडर हूं, या मोदी जी या नड्डा जी या अमित शाह जी मुझे फोन करके बताते हैं मुझे, या अमित शाह जी, सुमित जी, लेकिन मेरे पिता एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। मैं प्रशासन कैसे काम करता है मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से मेरे पिताजी आते हैं। होता यह है कि ऐसे मामलों में हुड़दंगियों के किसी एक सरदार को कमरे में बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, और उसको सारे सबूत और सारी फाइंडिंग्स दिखाई जाती हैं कि बेटा तुम्हारा फंड सोर्स ये है, हमको पता है, तुमने इनसे इनसे ये बात की है, ये फोन रिकॉर्डिंग सुन लो, ये दो तीन तस्वीरें देख लो, और ऐसा है, अब ये नौटंकी बंद करो। साहब एक इजी स्केप दे दीजिए। हाँ, इजी स्केप दे रहे हैं। क्यों? कि तुम्हें विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया जाएगा। और तब दो लड़के बैठे, दो मंत्री बैठे, कहा पहले तुम बोलो, उसके बाद उन्होंने, नड्डा साहब भी ये कह रहे हैं कि 12 एफआईआर के बारे में, जैसा कि सौरव दास ने कहा कि अब कोर्ट्स में डिसाइड होगा। तो ये वहां मामला अब जाके आता है। तो ये इस तरीके से पूरी कार्रवाई होती है। और अब इसकी शुरुआत कैसे झुकने वाले नरेंद्र मोदी ने की, ये पूरी घटना आधे मिनट में मैं बताता हूं। जब यह पता लग गया, कल के वीडियो में मैंने बताया कि वीकेंड में भारी हिंसा कराने का पूरा प्रयास आईबी ने बता दिया। प्रधानमंत्री और सौरभ दास और ये काकरोचों की टीम ने कहा कि नहीं, सैटरडे दोपहर तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। प्लान इनका ये था, कल का वीडियो दर्शकों ने अगर देखा हो आपके यहां, कि वीकेंड में एक दो आत्मदाह या इस तरह की कोई हत्या, आप याद कीजिए ये वही आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिसकी एक सभा में एक बंदे ने आत्महत्या कर लिया था और उसको एंजॉय किया था आम आदमी पार्टी ने। राजस्थान का वो मामला, मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, उसने पेड़ पर आत्महत्या कर ली। यह ठीक उसी तरह का एक घटना, या तो आत्मदाह जैसे मंडल कमीशन में हुआ था, ये वीकेंड में था। जैसे ही सरकार को ये पता चला, आईबी ने इनपुट दिया, अब वहीं से इनको टांगना शुरू कर दिया गया, मतलब एक ढील देना शुरू किया, टाइम बाय जिसको कहते हैं, टाइम बाय किया सरकार ने। उन्होंने दोपहर तक कहा, शाम तक उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अचानक एक खबर फ्लैश होती है कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिले, यानी अब लोग अंदाजा लगाने लगे कि उनकी पेशी हो गई और वो धर्मेंद्र प्रधान शायद इस्तीफा लेके चले गए, यानी उनको गया संकेत कि डोंट वरी, धर्मेंद्र प्रधान इधर उधर भाग रहे हैं, इस्तीफा हो सकता है, टाइप करा रहे हो, फोटोकॉपी करा रहे हो, ये सब कर लो। इतना होते होते रात हो गई। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री 2 मिनट 41 सेकंड का इंस्टा पे हेलो फ्रेंड्स करके आए। उन्होंने फिल्टर लगाया, दंगाइयों को अलग किया, छात्रों को अलग किया पूरे देश में, और वह हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 30 करोड़ 30 लाख लोगों ने उसको देखा। उनमें से अगर 50% भी जन जी हो, हमारा भारत का हो, मैं मानता हूं, तो 15 करोड़ युवाओं को उन्होंने अलग किया। अब साफ था मामला, दंगाई अलग, जेन्युइन छात्र अलग। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले दिन में, रात का इंतजार नहीं किया, दिन में 41 सेकंड का थैंक्स गिविंग, थैंक्स फ्रेंड्स, आपने हमारी बात को सुना, 30 करोड़ 30 लाख लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत अच्छा दोस्तों, लव यू। ये प्रधानमंत्री 41 सेकंड का वीडियो, और उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।
इस तरीके से यमाना होते हुए और बंद कमरे की वो बात, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारा चमकता उजड़ना, दिल्ली पुलिस का एक्शन, एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा। अब दर्शक स्वयं आकलन करें कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कहां झुके, कैसे झुके। लेकिन हाँ, कल भी मैंने कहा था, उन्होंने अपने ईगो को आगे नहीं रखा। मोदी अगर तानाशाह होता तो आज ये देश जल रहा होता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और आप इस देश को जलते हुए देखते। इसलिए इस सरकार ने, आपके प्रधानमंत्री ने, जब देश जलने की बात आई तो किसान आंदोलन, किसान, वहां भी आपको झुकता हुआ दिखाई दिया। और यहां भी कम से कम एक बात तो साबित हो गई ना। सुन लो राहुल गांधी और तुम्हारा पूरा इकोसिस्टम, देश का पूरा विपक्ष सुन ले, मोदी तानाशाह नहीं है, मोदी डिक्टेटर नहीं है, मोदी झुकता है, मोदी वापस आता है, मोदी अपने में सुधार करता है। कम से कम ये बात तो सही है ना। काट से नहीं, अवनीश जी बिल्कुल सही कहा आपने, ईगो को छोड़ा। और मैंने कल भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने, कि अगर यही जो ईगो मोदी जी ने छोड़कर ये सारा काम किया है, अगर मोहम्मद नेहरू ने और मोहम्मद गांधी ने ये ईगो छोड़ दी होती तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। वो ईगो ही थी जिसके कारण इस देश का बंटवारा हुआ था। और कल भी जो ये सब कुछ हुआ है, जहां पर ये प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया, मोदी जी ने अपनी ईगो छोड़ी तो देश को बचाया है। कई बार सामने वाले को गिरवाने के लिए झुकना पड़ता है, ये काम किया है। लेकिन जो कल हमने एक मुद्दा लिया था, आज दोबारा से लेता हूं। एक तो आपने खुशखबरी ये दे दिया कि पूरे भारत में किस तरह से इनको, कॉकरोचों को गटर में से निकाला जा रहा है और कैसे पेला जा रहा है। हमने वो सारी वीडियोस देखी हैं। लेकिन साथ में मोदी जी ने एक काम और कर दिया जो हमने पहले भी बोला था, कि अब एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें सुधार होगा। कल उन्होंने अनाउंस कर दिया। लो जी, तीसरी वीडियो आ गई, मोदी जी खुद बोल रहे हैं, आपने जो बोला था उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया है। इसके अंदर हमने वही जिन्होंने आधार कार्ड बनाए थे, नंदन जी ने, उनको ले लिया। आईबी के लोग, सुनने की बात है, आईबी के लोगों को आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर डालने की जरूरत क्या है? इसरो की टीम आ रही है, आईबी की टीम है, आईआईटी वाले हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। भाई मुझे ऐसी समझ नहीं आ रही कि आपको एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, उसमें आईबी की जरूरत क्या है? मुगलों का नाम चेंज करना है तो आईबी चाहिए क्या? सर इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए। मैं आपसे उधार लेता हूं, दर्शक जाइएगा कल का हमारा और सुमित जी का वीडियो देखिएगा। आपने कहा था, आपने उदाहरण दिया था कि मेरी पत्नी है, भाभी जी चाइनीज हैं, अगर मैंने चाइना के बारे में कुछ अनाप शनाप बोला या थोड़ा सा भी नेगेटिव बोला, वो मेरे से लड़ जाती है और कहती है हाउ डेयर कि मेरे देश के बारे में तुमने ऐसा बोला, गलत बोला। इस देश में एक सजग और सटीक नागरिक कैसे बिल्ड हो, कैसे वो अपने आसपास नजर रखे कि नकारात्मकता, तो ये अगर हमारे सिलेबस में हमारे बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाएगा तो अपने देश की रक्षा के प्रति का एक भाव आएगा नहीं। आईबी इसलिए आवश्यक, पुलिसिंग इसलिए आवश्यक। कैसे एक सोसाइटी, सिविल सोसाइटी किस तरीके से एक भविष्य में निर्माण हो जो अपने देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा पर नजर रखे। जहां पटरियां उखाड़ी जाती हों ऐसे किसी प्रयास, जहां ट्रेनों पर पत्थर चलाए जाते हों ऐसा किसी प्रयास। हमारा हर तरुण, हमारा हर युवक, हमारा हर नौजवान आईबी के ऑफिसर की तरह एक सकारात्मक भाव से पूरी घटनाओं पर रखेगा और अपनी पुलिस को धीरे से जानकारी देगा। ये भाव कहां से बिल्ड होगा? तो इसलिए आईबी आवश्यक है। रिसर्च सेंटर में इसरो आवश्यक है। ये वही है जो जिसकी आपने तारीफ की, जो चाइना मॉडल है। यहां शुरुआत से इंडियन कल्चर नरिश की जाएगी, अपने देश की सुरक्षा की भावना उसको। और आप सोचें, जब आईबी या इस तरह की पुलिसिंग या इसरो, साइंस और ये तमाम चीजें जब एलिमेंट्री एजुकेशन के जरिए कक्षा, मतलब नर्सरी से जब धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा तो वहीं से वो मोटिवेशन भी शुरू हो जाएगा। 5th, 6th, 7th, 11th, 12th तक आते आते बच्चे को ये खुद समझ में आएगा कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए, मुझे इसरो के लिए जाना चाहिए, इस विज्ञान में जाना चाहिए, मुझे फलाने, मुझे आर्टिस्ट होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, जिसकी हम सबसे ज्यादा कमी पाते हैं और जिस पर ऑलरेडी एक काम शुरू हो चुका है। जो नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे लिटरल एंट्रीज है। पहले क्या होता था कि भाई तूने एक बार साइंस पकड़ लिया, मैथ फिजिक्स पकड़ लिया
तो चाहे तू फेल हो चाहे मर, अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को है कि अगर उसने गलत असेसमेंट करके फिजिक्स मैथ ले लिया और पढ़ने लगा और लगा कि यार नहीं झिल रहा मुझसे, वो आराम से दूसरी तरफ स्विच ओवर कर सकता है, वो आर्ट्स में जा सकता है। उसका साल खराब नहीं होना, समय खराब नहीं होना, साथ में स्किल पर ज्यादा जोर देना, ये सारी चीजों के साथ भारतीय मूल्य और सुरक्षा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और इस पर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को मैं कहूंगा कि कल उन्होंने बदमाशी की है। मैं स्नेह से कह रहा हूं, उन्होंने कल बदमाशी की है। भाई साहब, जो आप काम कह रहे हैं कि हमने काम शुरू कर दिया, भाई साहब ये काम आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी करते ही शुरू कर चुके हैं। आप खेला कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये कांड आप शुरू कर चुके हैं साहब। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके पास आ गई है और उसके अंदर अब इस तरह की और इनकॉर्पोरेशन। मैंने एक बात कही थी कल, तुम इंस्टा पे पैदा हुए, मिलियन फॉलोअर्स लिया और उसके बाद जमीन पर उतरने की कोशिश करके उस आदमी को चैलेंज कर रहे हो जो इस देश के तीसरी बार जनता के मतों द्वारा चुना है। वो व्यक्ति तुम्हारे उसी इंस्टा प्लेटफॉर्म पे आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, छात्रों और युवाओं जेनजी से अपना सीधा कनेक्ट किया, तुम गुंडों मवालियों को अलग किया और उसके बाद अब कल फिर आके अपने जेनजी से वो 1-to-1 सीधी बात कर रहा है। तुम कहां गए? इसीलिए मैंने कहा था कि जो तुम्हारे डोमेन पर आके तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकता है, तुम चले हो उसका डोमेन जो कि पॉलिटिक्स है, जो कि चुनाव है, उसके डोमेन पर बेटा तुम चले हो उसको सिखाने कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, अमित शाह और मोदी बाकी हैं। क्या बात कर रहे हो यार? अरे जाके अपने आकाओं को बोलो, राहुल गांधी को बोलो चुनाव लड़के मोदी को हरा के ही इस देश में चलेगा। योगेंद्र यादव जैसे लोग, तुम समझ लो इस देश का मुस्तकबिल इस देश की संसद से बनेगा, सड़क से नहीं गुंडे। ईवीएम से सरकार तय होगी, बवाल से नहीं। ये सिद्ध कर दिया इस देश ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बात लोगों को समझानी बहुत जरूरी थी, जो आपने आज पूरा क्लियर किया है कि कॉकरोचों की गिरफ्तारी ऑलरेडी शुरू हो गई है इन्हों बिलों में से। अब जो पहले उन्होंने बोला था ना कि सोनम वांगचुक की वाइफ को बालों से खींच कर लेके जाया गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब एक्चुअल में बालों से घसीट कर पुलिस लेकर जाएगी और वो हमने देख लिया कल करते हुए। जिन्होंने सिगरेट फूकी थी मोदी जी की तस्वीर से, अब उनके पिछवाड़े से अब धुआं निकल रहा है। तो लोगों के पिछवाड़े से निकलता है, इनके आगे से भी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि जिहादी नेटवर्क के ऊपर काम करना मोदी जी ने शुरू कर दिया है। अमित शाह ने किया या मोदी जी ने, ये इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। और आईबी डायरेक्टर का एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बैठना, यानी कि जो आपने बात करी कि जो नेशनलिज्म की एक फीलिंग है उसको डालने की अब कोशिश की जाएगी। और हमारे जो अजीत डोभाल हैं उन्होंने बोला भी था कि लड़ाई बॉर्डर पे नहीं होती, हम सबको नेशनलिस्ट बनना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। आपने एक बात बोला था, एक और चीज़, कि मोदी जी आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 15 करोड़ लोगों ने, यूथ ने इसको देखा। आप और मैं इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करते, लेकिन जो यूथ है वो करता है। और शायद जो यूथ है इस वक्त वो होगा भी इतना ही, 20 करोड़ होंगे, उसमें से 15 करोड़ ने ऑलरेडी मोदी जी की वीडियो को देख लिया है। तो पूरा गेम चेंज हो चुका है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो हो रहा है वो जबरदस्त हो रहा है और अकॉर्डिंग टू अ स्क्रिप्ट एंड प्लानिंग हो रहा है। जी आखिरी कमेंट। आपने अभी कहा कि हम आप इंस्टा नहीं देखते, एकदम सही बात है। मुझे रात में 12 बजे मोदी जी लाइव आए नहीं पता था, क्योंकि इंस्टा पे आए। मैं जगता हूँ 12 बजे तो मैं जगा रहता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे कैसे पता चला कि मोदी जी इंस्टा पे आए? बेंगलुरु में बैठी मेरी बेटी ने मुझे उसका लिंक व्हाट्सएप पे भेजा कि अरे यार ये देखो इंस्टा पे मोदी जी लाइव आए, तब मुझे पता चला। इसलिए उन्होंने बहुत तगड़ा फिल्टर लगाया और सारे जेनजी और गुंडों को अलग किया, उनसे एड्रेस किया, और अब उनके और जेनजी के बीच में बात चल रही है। वीडियो रोज आ रहा है, भैया अब लो, अब अलग हो गए। सुमित जैन ज्ञान दें, सुमित जैन भाई और अंकुश बेन शर्मा ये इधर उधर जाएं। जेनजी तो भैया वो आपस में लगे हुए हैं, वो उनके ताऊ। अब क्या कर लोगे तुम?
सही और ये बात ऐसा है। नहीं है कि पहली बार उन्होंने किया, ये खेल उन्होंने समाज के अंतिम आदमी जो किसान बैठा हुआ है, दूर मजदूर, मन की बात के जरिए 2014 से शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति और चुनाव उसका डोमेन है बेटा, उसको उस समय चैलेंज मत करो। नहीं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग इमोशंस में बात करते हैं, इमोशंस का पॉलिटिक्स में कोई लेना देना नहीं होता। ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। आप किसी और डोमेन में बैठे हैं, वो किसी और डोमेन में बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिस तरह से खूबसूरती से सुमित जी आप एक्सप्लेन करते हैं, सब चीज़ों को आपने एक्सप्लेन कर दिया। भाई गुरु आप ही हैं। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है वो मज़ा आ गया। और मुझे 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 उम्मीद है कि लोग वाकई में इसको पसंद भी करेंगे। और मैं आज अपील करता हूं, अवनीश जी का चैनल प्रारब्ध, इसको जाकर आप सब्सक्राइब करें। मैंने तो कभी बोला नहीं आज तक कि मुझे सब्सक्राइब करो, लेकिन इनका जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो बातें बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा डेप्थ एंड विद लॉट ऑफ रिसर्च। दैट इज़ वाई आई रियली लव डूइंग शोज विद हिम। सो अवनीश जी, थैंक यू सो मच। आपने कल भी मुझे टाइम दिया, आज भी दिया। मैंने वैसे कल बोला था कि आपको जल्दी जल्दी अब बुलाया करूंगा, इतनी जल्दी हो जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि आपको बुलाना जरूरी था। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर रियली ओपनिंग पीपल्स आइज। थैंक यू। जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रणाम।